लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद से 7 राज्यों की कुल 13 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव है वहां भी भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है। 13 सीटों में महज 2 सीटों पर ही बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत मिली है और वो जीत भी बेहद जो अंतर रहा है वो बेहद कम रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो उपचुनाव में काफी ही खराब रहा है। इंडिया गठबंधन ने जोरदार दम दिखाया है और इतना दमखम दिखाया है कि 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। उत्तराखंड जहां बीजेपी की सरकार है वहां बीजेपी दोनों सीटें हार गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने किले को और मजबूत कर लिया है और उपचुनाव की चारों सीटों पर टीएमसी ने जीत का परचम लहराया है। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है। तो कहां किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का उपचुनाव में जो उसका प्रदर्शन है वो किस तरह से गिरा है और किस तरह से इंडिया गठबंधन ने दमदार प्रदर्शन किया है और 10 सीटों पर अपना परचम लहराया है। चलिए एक एक सीट का विश्लेषण करते हैं और एक एक सीट का आपको हाल बताते हैं कि किस तरह से इंडिया गठबंधन के आगे अब एनडीए जो है ढेर होता हुआ दिख रहा है। और इस उपचुनाव के नतीजों के बाद से एक बड़ा सवाल यह भी है कि यूपी में आने वाले समय में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, क्या वहां भी इंडिया गठबंधन दम दिखाएगा? क्योंकि यूपी में ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा था। अयोध्या बीजेपी हार गई थी और उस हार के बाद से विपक्षी दल लगातार भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोल रहे हैं, तंज कस रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में जब यूपी की 10 सीटों पर विधानसभा के लिए उपचुनाव होगा तो क्या फिर से बीजेपी को निराशा ही हाथ लगेगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था और जो 2014 और 2019 का प्रदर्शन था उसके मुकाबले आधी सीटें रह गई थी। तो चलिए आपको बताते हैं जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं। सबसे पहले पंजाब की बात करते हैं। जालंधर पश्चिम सीट पर उपचुनाव हुए और यहां आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की है। 37,325 वोटों से आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत को कुल 55,246 वोट मिले और उन्होंने बीजेपी के शीतल को हराया है। बीजेपी के जो उम्मीदवार थे शीतल, उन्हें 17,921 वोट मिले और कांग्रेस के उम्मीदवार सुरिंदर कौर को 16,757 वोट मिले। तो यहां आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की है और देखिए किस तरह से बड़े मार्जिन से जो पहले और दूसरे नंबर का जो गैप है, आप देखिए किस तरह से 37,325 वोटों का ये गैप है। एक बड़ी हार है यहां बीजेपी के लिए। बीजेपी को एक उम्मीद थी कि पंजाब में वो कहीं ना कहीं रिवाइव करेगी, लेकिन उसको पंजाब में लगातार झटके पर झटका लग रहा है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां खुद बीजेपी की सरकार है और जब 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए थे तब बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और अपने दम पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। लेकिन जिन 2 सीटों पर यहां उपचुनाव हुए हैं उन दोनों सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है और कांग्रेस ने वापसी की है, जिसके बाद से सियासी पंडित अब अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले समय में जब 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या वहां कांग्रेस खेला कर सकती है? क्योंकि एक बड़ा सवाल यही होगा जिस तरह से उपचुनाव में, क्योंकि अक्सर जो है ऐसा देखा नहीं जाता है, सत्ताधारी पार्टियां अक्सर उपचुनाव जीत जाती हैं, लेकिन यहां जो है 2 की दोनों सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ की, और बद्रीनाथ में जब बीजेपी हारी तो अब कांग्रेस और विपक्षी दलों को तंज कसने का एक और मौका मिल गया है। मौका इसलिए क्योंकि लोकसभा में अयोध्या हारी और अब उपचुनाव में बद्रीनाथ। तो अब बीजेपी खुद ही घिर गई है और कांग्रेस समेत विपक्षी दल बीजेपी पर अब तंज कसेंगे। बद्रीनाथ में कुल 5,224 वोटों से कांग्रेस को जीत मिली है। यहां कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे लखपत सिंह, उन्हें कुल 28,161 वोट मिले, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह को 22,937 वोट मिले। तो इस तरह से देखिए 5,224 वोटों से बद्रीनाथ में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद उत्तराखंड की एक और सीट मंगलौर, जहां विधानसभा के लिए उपचुनाव हुए और यहां तो मुकाबला काफी कड़ा रहा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन इस टक्कर में कांग्रेस ने बाजी मार ली। 422 वोटों से कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कांग्रेस के काजी मोहम्मद
जो कि उम्मीदवार थे, अब वो विधायक बन चुके हैं, उन्हें कुल 31,727 वोट मिले। तो बीजेपी के करतार सिंह को 31,305 वोट मिले। मुकाबला बेहद कड़ा रहा, लेकिन इस मुकाबले में कांग्रेस ने बाजी मार ली। तो उत्तराखंड की दोनों सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस के लिए यह संजीवनी की तरह काम कर सकती है। और अगर कांग्रेस इन उपचुनाव के नतीजों से प्रभावित होकर के लगातार अगर वो मेहनत करती है तो 2027 में जब उत्तराखंड में चुनाव होंगे तो नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां 3 सीटों पर उपचुनाव हुए। एक सीट पर बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। हमीरपुर में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, लेकिन वो जीत भी जो मार्जिन था उसका मार्जिन बेहद कम था। उत्तराखंड की 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। सबसे पहले बात करते हैं देहरा की, जहां खुद मुख्यमंत्री सुक्खू की पत्नी उम्मीदवार थी कमलेश ठाकुर। उन्हें कुल जो वोट मिले 32,737 वोट मिले, जबकि बीजेपी के होशियार सिंह को 23,338 वोट मिले। तो इस तरह से कमलेश ठाकुर ने 9,399 वोटों से जीत हासिल की और पहली बार होगा कि पति पत्नी अब विधानसभा में एक साथ नजर आएंगे। तो इस तरह से देखा जाए हिमाचल प्रदेश में अब ऐसा पहली बार भी हो गया है कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में अब कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार नहीं है। सीएम सुक्खू की पत्नी अब विधायक बन चुकी हैं और 9,399 वोटों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया है। अब अगली सीट की बात करते हैं नालागढ़ की, जहां 8,990 वोटों से कांग्रेस को जीत मिली है। कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा को कुल 34,608 वोट मिले, जबकि बीजेपी के केएल ठाकुर को 25,618 वोट मिले। तो इस तरह से यहां जो है कांग्रेस यहां जीती, 8,990 वोटों से कांग्रेस को जीत मिली। नालागढ़ के बाद बात अब करते हैं हमीरपुर की, हिमाचल प्रदेश की इकलौती सीट जहां भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। हालांकि जो जीत का मार्जिन है वो बेहद कम रहा और बीजेपी को महज 1,571 वोटों से ही जीत मिली है। बीजेपी के उम्मीदवार आशीष शर्मा को कुल 27,041 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार पुष्पिंदर वर्मा को 25,470 वोट मिले। इस तरह से यहां बीजेपी को 1,571 वोटों से जीत मिली है। तो हमीरपुर में इकलौती सीट हिमाचल प्रदेश की जहां उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। अब हिमाचल प्रदेश के बाद चलते हैं पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल की कुल 4 सीटों पर उपचुनाव हुए और चारों सीटों पर ममता बनर्जी की टीएमसी ने दम दिखाया है और दम ऐसा दिखाया कि 4 की चारों सीटों पर बीजेपी का सफाया कर दिया। और जो जीत का मार्जिन है टीएमसी उम्मीदवारों के वो बेहद ही ज्यादा है। तो इस तरह से देखा जाए, बागदा की सबसे पहले बात करते हैं। यहां कुल 33,455 वोटों से टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। टीएमसी की मधुपर्णा ठाकुर ने कुल 1,07,706 वोट हासिल किए, जबकि बीजेपी के विनय विश्वास को 74,251 वोट मिले। तो इस तरह से बागदा में 33,455 वोटों से टीएमसी को जीत मिली और बागदा में एक तरफ से बीजेपी को टीएमसी उम्मीदवार ने साफ कर दिया। अब बात करते हैं रौनाघाट दक्षिण की, क्योंकि यहां भी मुकाबला ऐसा लगा, एक चर्चा भी चल रही थी कि बीजेपी दम दिखाएगी। पश्चिम बंगाल में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी लगातार ये दावा कर रही थी कि वो अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि 2019 में ठीक ठाक प्रदर्शन था। उसके बाद से लेकिन जब अब उपचुनाव हुए, पहले तो लोकसभा चुनाव, वहां ममता बनर्जी ने अपने किले को मजबूत किया और अब जाकर के विधानसभा के उपचुनाव में ममता बनर्जी ने अपने टीएमसी के किले को और मजबूत कर लिया है। और यहां देखिए रानाघाट दक्षिण में 39,048 वोटों से टीएमसी को जीत मिली है। मुकुटमणि अधिकारी टीएमसी के उम्मीदवार थे, उन्हें कुल 1,13,533 वोट मिले। तो बीजेपी के मनोज विश्वास को 74,485 वोट मिले। तो इस तरह से टीएमसी ने 39,048 वोटों से जीत हासिल की। अब बात करते हैं रायगंज बंगाल की, यहां भी टीएमसी एक तरफा जीती। 50,077 वोटों से टीएमसी ने जीत हासिल की है। टीएमसी की कृष्णा कल्याणी को कुल 86,479 वोट मिले, तो बीजेपी के मानस घोष को 36,402 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के मोहित सेनगुप्ता को 23,116 वोट मिले। तो देखा जाए यहां जो है रायगंज में भी टीएमसी ने एक तरफा जीत हासिल की है। 50,077 वोटों से टीएमसी जीती है। अब बात करते हैं मानिकतला की। मानिकतला में भी टीएमसी ने एक तरफा जीत हासिल की है। जो टीएमसी के उम्मीदवार सुप्ति पांडे अब विधायक बन गई हैं, उन्हें कुल 83,110 वोट मिले। तो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कल्याण चौबे जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्हें महज 20,798 वोट मिले। तो एक तरफा जो है टीएमसी उम्मीदवार ने बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया है। यहां जो है
टीएमसी को कुल 62,312 वोटों से जीत मिली है, तो बंगाल की चारों सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवारों ने बीजेपी का सफाया कर दिया है और ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जो अपना टीएमसी का किला है उसको और मजबूत कर लिया है। और उपचुनाव में जो बीजेपी का प्रदर्शन है वो काफी निराशाजनक रहा है और अब बीजेपी को कहीं ना कहीं मंथन करना होगा। पश्चिम बंगाल की अगर राजनीति में उसे सरवाइव करना है तो उसे नए सिरे से विचार करना होगा, क्योंकि चारों सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। अब बात करते हैं रुपौली बिहार की। यह बड़ी चर्चित सीट है। जेडीयू की नेता एक समय हुआ करती थी बीमा भारती, बड़ा मतलब लंबे समय से, लगभग 2 दशक से वो विधायक रह चुकी हैं। लेकिन इस बार हुआ कुछ ऐसा कि रुपौली में न जेडीयू का सिक्का चला न आरजेडी का, निर्दलीय बाजी मार गए। बाहुबली शंकर सिंह ने जेडीयू और आरजेडी दोनों के उम्मीदवारों को पानी पिला दिया और हरा दिया। देखिए किस तरह से रुपौली में जो शंकर सिंह है निर्दलीय उम्मीदवार, उन्होंने कुल 8,246 वोटों से जीत हासिल की है। शंकर सिंह को कुल 68,070 वोट मिले जो कि निर्दलीय थे, बिना किसी पार्टी के सिंबल पर अपने दम पर विधायक बन गए। अपने दम पर उन्होंने नीतीश कुमार की जेडीयू और तेजस्वी यादव की आरजेडी के उम्मीदवार को हरा दिया। देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं कालाधर प्रसाद, उन्हें कुल 59,824 वोट मिले, जबकि बीमा भारती हाई प्रोफाइल चेहरा बिहार की राजनीति में, और बड़ा मतलब यह था कि बीमा भारती कमाल कर देंगी, लेकिन देखिए किस तरह से वो तीसरे नंबर पर रही और जो उनको वोट मिला है वो महज 30,619 वोट ही मिला है। तो बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही, जबकि वो जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो बिहार में जो रुपौली सीट है जहां उपचुनाव हुए वहां बड़ा उलटफेर हुआ और इस तरह से बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही, जबकि निर्दलीय शंकर सिंह बाजी मार गए। अब बात करते हैं तमिलनाडु की विक्रवंडी सीट की। यहां भी इंडिया का घटक दल है उसमें एक है डीएमके, वहां बाजी मार गई। डीएमके ने कुल 67,757 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की है। देखिए जो डीएमके के उम्मीदवार हैं अनियुर शिवा, उन्हें कुल 1,24,053 वोट मिले, जबकि जो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे पीएमके के उम्मीदवार अंबुमणि, उन्हें 56,296 वोट मिले। तो तमिलनाडु में डीएमके लगातार अपनी स्थिति को और मजबूत कर रही है। पहले लोकसभा चुनाव में डीएमके ने दमदार प्रदर्शन किया और अब विधानसभा की जो उपचुनाव के लिए एकमात्र सीट पर जो वोटिंग हुई है वहां भी डीएमके ने अपना झंडा जो है वो बुलंद कर लिया है और एक तरफा जीत हासिल की है, क्योंकि मार्जिन आप देखिए लगभग दोगुने के अंतर से हरा दिया है। 67,757 वोटों के बड़े अंतर से डीएमके ने अपने उम्मीदवार को हरा दिया है। तो इस तरह से तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन का जो दल है डीएमके वो और मजबूत हो गया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा सीट की। यह बड़ा यहां मुकाबला रोचक रहा। एक समय तो लग रहा था कांग्रेस आगे चल रही है, 17वें 18वें राउंड तक तो कांग्रेस बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन 19वें और 20वें राउंड में जाकर के बीजेपी यहां जीत जाती है। हालांकि बीच में ईवीएम भी खराब हुआ, कांग्रेस ने रिकाउंटिंग की मांग की और अब कांग्रेस आरोप भी लगा रही है कि नतीजों में कुछ हेरफेर किया गया है। खैर वो अलग बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि अमरवाड़ा में बीजेपी के उम्मीदवार ने 3,027 वोटों से जीत हासिल की है। बीजेपी के उम्मीदवार कमलेश प्रताप को कुल 83,105 वोट मिले, तो कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह को 80,078 वोट मिले। तो इस तरह से मध्य प्रदेश की इकलौती सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और मध्य प्रदेश की इकलौती सीट पर जीत हासिल करने के बाद से विधानसभा में बीजेपी ने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है, क्योंकि अमरवाड़ा सीट बेहद खास है। यह छिंदवाड़ा में आती है, जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ का गढ़ माना जाता है और कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी ने फिर से एक बार सेंध लगाई है। लोकसभा चुनाव में तो लगाया ही था और अब विधानसभा के उपचुनाव में लगाया है। लेकिन जब ओवरऑल आप नतीजों को देखेंगे तो 13 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी, 1 पर निर्दलीय और 10 सीटें इंडिया गठबंधन के दलों के पक्ष में गई हैं। एक बड़ी जीत मानी जा सकती है उपचुनाव के नतीजों के लिहाज से। और अब यही बड़ा सवाल है कि जब यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे तो किसका पलड़ा भारी होगा और क्या इंडिया खेला करेगा? एक बड़ा सवाल यह रहेगा, क्योंकि जिस तरह से उपचुनाव में लगातार इंडिया के दल प्रदर्शन कर रहे हैं वो बीजेपी के लिए बड़ा करारा झटका माने जा सकते हैं। खैर सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब इंतजार रहेगा यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।